दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है ठाकुर दत्त जोशी जी की बुक कुमाऊं के खौफनाक आदमखोर। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में है। हमारी अगली कहानी है खाकरा का आदमखोर गुलदार। अब जोशी जी बोलते हैं कि गढ़वाल विश्व विख्यात मंदिरों से सजा हुआ है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट साल में 6 महीने तक बंद रहते हैं। 6 महीने मंदिर भक्तों के लिए दर्शनार्थ खुला रहता है। बाकी के 6 महीने कपाट बंद इसलिए रहते हैं क्योंकि वहां पर बर्फ पड़ी होती है। 4 धाम यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण यात्रा बद्रीनाथ धाम की है और मई में जब कपाट खुलते हैं तो अक्टूबर तक यात्रियों का तांता लगा रहता है। बद्रीनाथ जाने के लिए मैदानी क्षेत्र से 2 मार्ग होते हैं। एक मार्ग है हरिद्वार ऋषिकेश श्रीनगर होते हुए और दूसरा रास्ता है मुरादाबाद रामनगर चौखटिया आदि बद्री और फिर जाके रास्ता कर्णप्रयाग पे जाके मिल जाता है। कर्णप्रयाग से एक सड़क नागपोखरी और दूसरी जाती है बद्रीनाथ और रास्ते में चमोली जिले का मुख्यालय पड़ता है। चमोली से एक मार्ग गोपेश्वर की तरफ जाता है और गोपेश्वर से भी एक मार्ग केदारनाथ की तरफ जाता है। अलकनंदा नदी जो कि श्री बद्रीनाथ से निकलती है देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिलके गंगा नदी कहलाती है या यूं कहें गंगा माता कहलाती है। यही गंगा जी ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार पहुंचती हैं। आवागमन बहुत ज्यादा होने की वजह से बसें पूरी नहीं पड़ती, इसलिए यात्रीगण निजी टैक्सी जीप कार इन सब से जाते हैं और जब इतनी यात्रा होती है इतने सारे लोग जाते हैं तो फिर कुछ दुर्घटनाएं भी होती हैं। पहले सड़क बहुत ज्यादा तंग थी। सड़क के एक तरफ पहाड़ी थी, एक तरफ अलकनंदा नदी थी। कई बार दुर्घटनाएं हो जाती थी, गाड़ियां नीचे गिर जाती थी और यात्रियों की डूबने की वजह से मौत हो जाती थी। अब जो यात्री जिनकी मृत्यु डूबने की वजह से हो गई उन्हें पानी बहाकर दूर तक ले जाता है। जब ये लाशें कहीं पर किनारे लगती हैं तो उन्हें उस इलाके का गुलदार खा लेता है। हिंदू अलकनंदा नदी के किनारे अपने संबंधियों का दाह संस्कार भी करते हैं, कभी कभी लकड़ी के अभाव में और कभी कभी परंपरा के हिसाब से अर्ध जली लाशों को अलकनंदा नदी में ही बहा दिया जाता है और जिन्हें भी बाद में गुलदार खा लेते हैं। जिम कॉर्बेट ने 1926 में रुद्रप्रयाग का नरभक्षी गुलदार, जिसे कि मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग बोला जाता है, उसे कॉर्बेट ने मारा था और उसके आदमखोर बनने की भी यही वजह थी। इस गुलदार का आतंक 8 साल तक था और सरकारी आंकड़ों के हिसाब से इस गुलदार ने 125 लोगों को अपना शिकार बनाया था। जिम कॉर्बेट का भी यही मानना था कि इस तरह की लाशों का भक्षण करने की वजह से ये गुलदार यानी कि लेपर्ड आदमखोर बना था। शिरोवगढ़ और रुद्रप्रयाग के बीच में एक रमणीक स्थल है यानी कि सुंदर स्थल है जिसका कि नाम है खाकरा। 1990 की बात है। रामनगर में कॉर्बेट नेशनल पार्क के फील्ड डायरेक्टर थे श्री आनंद सिंह नेगी जी। उनका पैतृक निवास अगस्त मुनि के करीब है। वो अपने पैतृक निवास की तरफ जा रहे थे। रास्ते में आम जनता ने उनसे निवेदन किया कि श्रीमान जी, यहां पर एक आदमखोर बाघ लगा है, यानी कि एक मैन ईटर लेपर्ड एक्टिव है। कल रात को नौगांव में भी एक दुकानदार को उस गुलदार ने अपना निशाना बना लिया। दुकानदार जय किशन अपनी दुकान के सामने जो कच्ची रोड है वहां पर बैठ के आग सेक रहा था। सर्दियों का मौसम था। गुलदार नौगांव की तरफ से आया था और आते वक्त उसने रास्ता लिया था नदी का। एकदम से गुलदार जय किशन के ऊपर झपटा
और उसकी गर्दन दबोच ली। हालांकि जय किशन शरीर से बहुत बलवान था, लेकिन जब हाथी की गर्दन पर अंकुश का प्रहार किया जाता है तो इतना बलवान हाथी भी इंसान के कंट्रोल में रहता है। जय किशन की गर्दन उस गुलदार के जबड़ों में थी। वो असहाय था। फिर गुलदार जय किशन को नाले की तरफ ले गया। तो आनंद सिंह नेगी जी, जो कि फील्ड डायरेक्टर थे कॉर्बेट नेशनल पार्क के, उन्होंने जनता से बोला कि मुझे चल के वो घटना स्थल दिखाओ। तो लोगों ने घबरा के बोला कि महाराज, हम दूर से वो स्थान आपको दिखा देंगे। फिर नेगी जी ने अपनी गाड़ी में वहां के लोगों को बिठाया। उन लोगों ने दूर से ही वो घटना स्थल दिखाया, जहां जय किशन की चाय की टपरी थी, यानी कि खोमचा था। वहां पर घसीटने के निशान, चप्पल और टोपी पड़ी थी। आगे बढ़ने पर खून की बूंदें भी मिली। जब खून की बूंदें मिल गईं तो फिर गांव वालों ने आगे बढ़ना छोड़ दिया। नेगी जी के पास 315 बोर की राइफल तो थी, लेकिन वो अच्छे निशानेबाज नहीं थे, इसलिए वो आदमखोरों का शिकार नहीं कर पाए। फील्ड डायरेक्टर नेगी जी ने पौड़ी गढ़वाल के डीएम को फोन किया और प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल को भी सूचना दी कि खाकरा, जो कि नौगांव के पास है, आप अपने शिकारियों को तुरंत भेजें, क्योंकि यहां पर एक आदमी को खा लिया है गुलदार ने। खाकरा में प्रतिदिन जनता का रोष बढ़ता जा रहा था। डीएम पौड़ी ने अपनी व्यवस्था से गिरीश बर्थवाल, जो कि एक लोकल शिकारी थे, और साथ में एसडीएम, तहसीलदार और अन्य अधिकारियों को घटना स्थल पर भेजा। उन लोगों के पास बंदूकें थी। उन्होंने घटना स्थल को देखा। पास में ही एक मचान बांधा। गुलदार लाश पर आया तो, लेकिन वो शिकारी फायर नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं थी कि कैसे शिकार पर बैठना है। मैं 30 जनवरी 1990 को एसडीएम साहब के साथ घटना स्थल पर गया। 5 फरवरी 1990 को एक मुसाफिर पैदल यात्रा से बद्रीनाथ की तरफ जा रहा था। वो रात में नरकोटा ग्राम में एक पत्थर की आड़ में रात्रि विश्राम कर रहा था। अब लोगों ने सुबह देखा कि यात्री का सामान तो गुफा में है, लेकिन वो यात्री नहीं है। जब लोग वहां पर गए तो देखा कि गुलदार यानी कि लेपर्ड के पग मार्क वहां पर हैं और घसीटने के भी निशान हैं। गांव वालों को पूरा यकीन हो गया था कि उस व्यक्ति को गुलदार उठा के ले गया है। मैं प्रेम सिंह और कंडारी को लेके गुलदार के पगमार्ग का पीछा करते करते अलकनंदा नदी के किनारे पर गया, लेकिन वहां पर मुझे अलग अलग गुलदारों के अलग अलग पैरों के निशान मिले, और वहां पर जो गुफाएं थीं उनके अंदर इंसानों की हड्डियां भी मिली। मैंने गुलदार के पंजों की नाप ली, उसकी प्लास्टर ऑफ पेरिस में छाप भी ली। फिर हमने वो पगमार्ग मिटा दिए। अगले दिन फिर हम नदी के किनारे गए, लेकिन हमें गुलदार के पैरों के निशान नहीं मिले। फिर हमने उस स्थान पर जहां पर गुलदार जय किशन की लाश को ले गया था, वहां पर भी पग मार्क्स को ढूंढा। यहां पर हमें पग मार्क मिल गए और ताजे पग मार्क थे। गुलदार के कुछ दिन पहले की ड्रॉपिंग, यानी उसका मल, जमीन को खरोचने के निशान और पैरों के निशान, ये सब मिले, लेकिन ये निशान ताजे नहीं थे, पुराने थे। छाती खाल से सुबह के समय एक ग्रामीण, जो कि फौज से रिटायर हुआ था, दूध लेकर खाकरा की तरफ आ रहा था। जब वो उस रास्ते से आ रहा था, उसने रास्ते में गुलदार को देखा। उसने आकर ये बात हम लोगों को बताई। हम लोग, यानी कि मैं और मेरे साथी, बंदूकें लेके फतेहपुर कादई मलचा रसों की तरफ जा रहे थे। तब उस फौजी ने हमें आवाज दी थी कि शिकारी साहब सुनिए, मैंने गुलदार को देखा है, मेरे साथ चलो, मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा। हम लौटकर छाती खाल से जो रुद्रप्रयाग की तरफ पैदल मार्ग, जो कि पुराना मार्ग था, उस रास्ते से चल पड़े। कभी कभी गांव वाले इस रास्ते से भी होके आते थे। जब हम फौजी के साथ उस जगह पर पहुंचे तो लंगूर अपनी अलार्म कॉल कर रहे थे। मैंने प्रेम सिंह नेगी और कंडारी से कहा
कि गुलदार पक्का यहां पर मौजूद है। लेकिन क्योंकि जमीन पक्की थी तो वहां पर पग मार्क नहीं मिल रहे थे। लेकिन जो सामने के लंगूर हैं वो संकेत दे रहे हैं कि गुलदार सामने वाले पेड़ के नीचे ही है। मैंने प्रेम सिंह से कहा कि आप लोग इस चबूतरे पर बैठिए जो पास में ही बना है, मैं पेड़ के नीचे गुलदार को देखने जा रहा हूं। 315 बोर की राइफल की मैगजीन में 5 राउंड मैगजीन में थे। आगे जाकर एक राउंड मैंने चैम्बर में डाल दिया। धीरे धीरे मैं चल रहा था जहां लंगूर बोल रहे थे। अभी अभी मैंने एक लंगूर को सुना जो कि सिरस के पेड़ पर बैठा था। जहां पर गुलदार बैठा था, लंगूर उसी तरफ निगाह करके अपनी अलार्म कॉल बोल रहा था। लंगूर खर खर की आवाज में बोल रहा था। मैंने उस लंगूर की निगाह से निगाह मिलाई। वो लंगूर धीरे धीरे अपनी निगाह टीले की तरफ लेके गया, यानी कि गुलदार वहीं पर बैठा था। गुलदार मुंह खोले था और अपनी पूंछ जमीन से लगाकर उसे हिला रहा था। मैं देखता रहा कि ये गुलदार नर है कि मादा, क्योंकि जो पिछली घटना थी उसमें जो गुलदार था वो नर था, ऐसा मुझे बताया गया था। इस बीच छाती खाल से ढोर को चराने वाले यानी कि पशुओं के चराने वाले लोगों ने एक पत्थर गिरा दिया। वो पत्थर लुढ़कते लुढ़कते आकर गिरा उस गुलदार के पास। उस वक्त मैं निशाना लगाने को तैयार ही हो रहा था और वो पत्थर गिरते ही गुलदार उछल के भागा। मैं वापस फिर उस चबूतरे के पास आ गया जो कि बना था पीपल के पेड़ पर, और जहां मैं प्रेम सिंह को बिठा गया था। पत्थर गिरने की आवाज इन लोगों ने भी सुन ली थी। उसके बाद हम लोग लौटकर खाकरा की तरफ आ गए। शाम का समय था। हमने खाकरा से कच्ची रोड जो कि मोटर मार्ग था उससे प्लान बनाया कि हम चलते हैं फतेहपुर कांडई की तरफ। जब 3 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ने के बाद एक मोड़ को क्रॉस करके हम फतेहपुर के पास आए थे कि गांव में शोर हो गया कि गांव में बाघ आ गया है, यानी कि गुलदार आ गया है। तब तक काफी शोर शराबा हो गया था। हम पैदल बटिया यानी कि पगडंडी से भागते भागते गांव की तरफ आए और लोगों से पूछा कि वो गुलदार गया किस तरफ है और उसको देखा किसने था। फतेहपुर में रहता था एक लोहार परिवार। वो लोहार अच्छा कारीगर था। उसे बाघ फंसाने वाला लोहे का ट्रैप बनाना भी आता था। एक वन बिल्ला लोहार के ट्रैप के अंदर आहट कर रहा था और गांव वालों ने समझा कि गुलदार ही फंस गया है। मैं ट्रैप के करीब गया, अपनी टॉर्च से देखा। मैंने देखा तो वन बिल्ला जिसकी की लंबाई थी करीब करीब 3-4 फीट, वो ट्रैप में फंसा हुआ था। गांव वालों को मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने ट्रैप का फाटक खोला और टॉर्च उस बिल्ले पे लगाई। दरवाजा खुला, बिल्ला बाहर निकला, भाग गया। थोड़ी दूर पे जाके खड़ा होके हम लोगों को देखने लगा। तब जाके गांव वालों को मेरी बात पे यकीन हुआ। 19 फरवरी 1990 को सुबह 5 बजे हम लोग सड़क से नौगांव से लेके मलपा रसो तक गश्त पे गए। नौगांव में उस स्थान पर बड़ी सावधानी से गए जहां पर पहले जय किशन को गुलदार ने अपना निशाना बनाया था। सवेरा हो चुका था और उस जगह पर जहां पर जय किशन का भारी मात्रा में खून गिरा था, ठीक उस जगह पे जहां पर गुलदार ने जय किशन को अपना निशाना बनाया था, तो वही गुलदार उसी जगह पे मिट्टी को अपनी जीभ से चाट रहा था। मैंने लिया निशाना, चला दी गोली। गोली लगी गुलदार के कंधे पर। गोली लगते ही गुलदार पहाड़ी की ढाल में जाके गिर गया। मुझे ये बात मालूम नहीं थी कि वहां पर ढाल है। अलकनंदा के पास से जानवर चराने वालों ने गुलदार को लुढ़कते हुए देख लिया था। उन्होंने आवाज लगाकर मुझे बताया कि गुलदार लुढ़कते लुढ़कते अलकनंदा के तरफ एक नाले में लुढ़क कर गुलदार पड़ा हुआ था। जहां पर मैंने उसे गोली मारी, मैं उस स्थान पर गया। वहां पर ताजे खून की बूंद थी। उसके बाद हमने खून की बूंदों का पीछा करना शुरू किया ताकि हम पहुंच सके सही जगह पे। फिर हम आगे बढ़े तो एक जगह पे काफी बड़ी मात्रा में खून पड़ा हुआ था और जब चट्टान के आगे गए तो नीचे खून ही खून पड़ा था। हम लोग एक दूसरी पहाड़ी बटिया यानी पगडंडी से नीचे गए। देखा गुलदार था और वो मरा पड़ा था।
तब तक गांव वाले वहां पे आ गए, फिर लेके आए उस गुलदार को खाकरा तक। वहां से किराए की जीप की और उस गुलदार को लेके गए पौड़ी। मैं दूसरे दिन वापस खाकरा चला गया और गश्त लगाने लगा। खाकरा से श्रीनगर की तरफ जाने पर अलकनंदा नदी के पूर्वी तट पर धारी देवी का मंदिर बना है। यहां से 2 मील की दूरी पर एक गांव है जिसका की नाम है सीरोबगढ़। वहां पर एक ही बिरादरी के 2 परिवार रहते थे और बाकी के लोग रहते थे खाकरा और छाती खाल में। फरवरी 1990 को एक लड़के को गुलदार ने अपना निशाना बना लिया था। जो सीरोबगढ़ गांव था वो था अलकनंदा नदी के किनारे पर। यहां दिन में तो लोगों का आना जाना होता था, लेकिन रात होते ही वो चले जाते थे अपने बंद दरवाजों के अंदर अपने घरों में, क्योंकि कई लोग गुलदार का शिकार बन चुके थे। सिरोबगढ़ गांव में श्री शांति प्रसाद और उनकी ताई जी का घर पास में ही था, बाकी के घर थोड़ा दूरी पर थे। शांति प्रसाद का एक बच्चा पहले ही गुलदार के द्वारा मारा जा चुका था और वो लोग बहुत ज्यादा दुखी थे। शांति प्रसाद जी जीएमओ कार्यालय में बाबू के पद पर कार्यरत थे। उनकी धर्मपत्नी घर पर ही रहती थी। उनके पास 2 गाय, 4 बकरी और 1 भैंस थी। थोड़ी बहुत खेती किसानी भी थी। शनिवार के दिन शांति प्रसाद घर आते थे। उनको कांटे से मछली मारने का बहुत शौक था और अलकनंदा नदी के अंदर जो मछली मिलती है वो बहुत स्वादिष्ट होती है। 20 मार्च 1990 की बात है। शांति प्रसाद अपने घर आए हुए थे। 21 मार्च 1990 को वो सुबह अपने घर से निकल गए थे अपनी ड्यूटी के लिए, यानी पौड़ी के लिए। शाम के 5 बज चुके थे। शांति प्रसाद की घरवाली मालती अपने घर में ही धान कूट रही थी और उसकी सास सामने बैठी हुई थी। गांव के ऊपर बद्रीनाथ मोटर मार्ग से एक लंगूर की आवाज आई। मालती देवी बोली, ऊपर लंगूर आवाज कर रहा है, जरूर वहां पर बाघ होगा, यानी कि लेपर्ड होगा। सास बोली, तू क्यों डर रही है, मैं तेरे सामने ही तो बैठी हूं और नातिन तो यहीं खेल रही है। चावल साफ करने के बाद ही घर के अंदर चलेंगे। बात करते करते ही गुलदार ने घर के आंगन में छलांग मारी और देखते ही देखते वो उस लड़की को उठा के ले गया। लड़की की उम्र थी 3 साल। लड़की ने केवल एक ही आवाज की। सास और बहू दोनों चिल्लाए, लेकिन गेहूं के खेत में पता ही नहीं चला कि वो गुलदार कहां चला गया। औरतें रो रो कर चिल्ला रही थी। वहां से यात्रियों की एक जीप निकल रही थी। जब वो जीप खाकरा पहुंची तो उन्होंने बताया कि रास्ते में गांव में महिलाएं बहुत चिल्ला रही थीं और वो कह रही थी, बाघ बाघ। खाकरा पुल पर डोबियाल था। मैं फतेहपुर की साइड गया था। डोबियाल अपनी मोटरसाइकिल में मुझे लेने के लिए आया। अंधेरा हो गया था। हम लोगों ने कुछ रोशनी का इंतजाम किया। अब हम लोग तैयार थे। हम सिरोबगढ़ पहुंचे। घटना स्थल से अंदाजा लगाते हुए कुछ दूरी तक गए, लेकिन लाश हमें मिली नहीं। पूरी रात हम लोग लाश की तलाश करते रहे, लेकिन लाश नहीं मिली। एक गेहूं के खेत में लड़की की सलवार का फटा हुआ टुकड़ा मिला। जो बाघ यानी कि लेपर्ड आदमखोर हो जाता है, फिर बहुत चालाक हो जाता है। वो अपने शिकार को काफी घुमा के ले जाता है और फिर ले जाता है उल्टी दिशा की तरफ। सुबह के 10 बजे उस लड़की की लाश मिली। उसे गुलदार ने आधा खा लिया था। वहीं पर मैंने एक पेड़ में मचान बनवाया। कई बंदूकधारी, जिनमें से कई पूर्व सैनिक भी थे, वो सारे जमा हुए। एक राइफल वाले साहब थे जिनकी उम्र थी करीब 70 वर्ष। वो बोले, मैं अंडरग्राउंड मचान बना के पूरी रात उसके अंदर बैठा रहूंगा। गांव वालों ने उनकी उम्र देखी तो उन्हें अंडरग्राउंड मचान में बैठने के लिए मना किया, लेकिन वो माने नहीं। सिरोबगढ़ गांव पूरा खाली हो गया। मैं पेड़ के ऊपर वाले मचान पर बैठा रहा और नीचे अंडरग्राउंड मचान में वो 70 वर्षीय पूर्व फौजी, जिनका नाम था खत्री जी, वो बैठे रहे। ठंड थी और उनसे बिना बीड़ी पिए रहा नहीं गया और बीड़ी की खुशबू या बदबू दूर तक फैल जाती है और बीड़ी की दुर्गंध की वजह से गुलदार को शक हो गया कि यहां पर खतरा है। वो रात भर बाहर ही बाहर चक्कर लगाता रहा, लेकिन लाश के पास आया नहीं
और खत्री जी को कई बार खांसी भी आ गई। सुबह हम मचान से नीचे उतरे, थोड़ी दूर जाके देखा तो लाश से 100 गज की दूरी तक तो गुलदार आया था, लेकिन खत्री जी की वजह से वो नजदीक आया नहीं, वहां से चला गया। मैंने लाश को एक काली डोर से मचान पर बांधा था कि गुलदार आए, लाश को छुए तो मुझे संकेत मिले, लेकिन जब गुलदार लाश पर आया ही नहीं तो मुझे संकेत कहां से मिलता। तो दोस्तों, ये स्टोरी एंड हो गई बिना गुलदार के खात्मे के। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।